हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपने लास्ट वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको अपना चैप्टर समझने में आसानी हुई होगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हम आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल ला रहे हैं। अब हम 12th क्लास की बुक से स्टार्ट करने वाले हैं और हम 12th क्लास की जो है फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इससे शुरुआत कर रहे हैं आपके ट्यूटोरियल्स की। ठीक है, पहले इंडेक्स देख लेते हैं इसका। फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। सेकेंड चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। थर्ड चैप्टर समकालीन विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व। फोर्थ चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। फिफ्थ चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया। सिक्स चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। सेवेंथ चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा। एट चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। 9 चैप्टर वैश्विकरण। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपको मैं चैप्टर शुरू करने से पहले एक मैप दिखाना चाहूँगी। ठीक है, इसका बहुत गहरा संबंध है क्यूबा और यूएसएसआर मीन संयुक्त सोवियत संघ से। ठीक है, क्यूबा और सोवियत संघ के रिश्ते से बहुत ही गहरा संबंध है। आपको ये मैप देख पा रहे होंगे, इसमें है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। अमेरिका के पास ये येलो कलर का छोटा सा एक द्वीप है, अमेरिकी तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है कोल्ड वॉर के टाइम में यानी कि शीत युद्ध के दौर में। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो है शीत युद्ध का दौर, इस चैप्टर से मैं आपकी शुरुआत करने जा रही हूँ। बताना चाहूँगी इस पार्ट में यानी इस चैप्टर में हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिवाइड किए हैं सो दैट मैं आपके पूरे चैप्टर को इसमें कवर कर पाऊँ इन पॉइंट्स की हेल्प से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हम एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ मैं आपको, बस इसकी डेट्स बताऊँगी और कितने टाइम तक चला था थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। थर्ड क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबिन क्राइसिस। फोर्थ शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर। फिफ्थ दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन। शीत युद्ध के दायरे, दो ध्रुवीयता का अंत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दो ध्रुवीयतों को चुनौती। मतलब कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसने दो ध्रुवीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन, दो ध्रुवीयता को चुनौती। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध, गुटनिरपेक्षता का महत्व। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। 4 साल 3 महीने और 2 हफ्ते तक यह जंग चली। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लगभग 6 सालों तक यह युद्ध चला। इसका परिणाम क्या हुआ? मित्र राष्ट्रों का विजय हुआ, मतलब कि मित्र राष्ट्र जो थे वो जीत गए। ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में जंग थी ये, सो मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। नाजी जर्मन का पतन हो गया, जापान और इतालवी साम्राज्य का पतन हुआ, राष्ट्र संघ का विघटन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का उत्थान हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। मैंने आपको बता दिया है इस टाइम पे क्या हुआ था। अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको क्यूबिन क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि यह शीत युद्ध का चरम बिंदु था। मैंने आपको पहले ही मैप दिखाया और उसमें बताया था, मैंने आपको पोजीशंस बताई थी, पोजीशन समझाने की कोशिश की थी। आपको भी पता है यूएसए कहाँ पे है यानी अमेरिका कहाँ है, और सोवियत संघ यानी कि रशिया वाला जो एरिया, अब हम उसे अब रशिया के नाम से जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में एक बहुत डिस्टेंस है, दूरी है।
जो क्यूबा है वो एक छोटा सा द्वीप है जो अमेरिकी तट से लगा हुआ है, पर वह सोवियत विचारधारा को मानता है। मीन्स जो क्यूबा है वह सोवियत की जो भी आइडियोलॉजी है, साम्यवादी विचारधारा को मानता है और सोवियत संघ जो है उसकी सहायता करता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पढ़ के रीड करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। शीत युद्ध का जो काल है वो सोवियत संघ और अमेरिका, इनके जो फ्रेंडशिप थी, इनकी दोस्ती थी, इसमें एक टकराव आया था, एक खटास आई थी, क्योंकि उनके बीच में एक वैचारिक मतभेद शुरू हो गया था दो विचारधाराओं के कारण, जो हम आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको जब मैं शीत युद्ध समझाऊंगी। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता थी कि सोवियत संघ के द्वारा शासित जो क्यूबा है उस पर अमेरिका हमला ना कर दे, क्योंकि अगर अमेरिका ने सोवियत संघ पे हमला किया तो फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिकी तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीप है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्यूबा का लगाव सोवियत संघ से है क्योंकि वह सोवियत संघ की विचारधारा का पालन करता है और इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ उसे वित्तीय, आर्थिक और अन्य सैन्य सहायता प्रदान करता है। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैन्य अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1962 में रूस ने क्यूबा पर परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू की। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा हथियारों की तैनाती की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लग गई। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पड़ोस में, आपके नेबरहुड में कुछ भी होता है एंड स्पेशली उससे आप अफेक्टेड होने वाले हैं तो आपको ना पता चले, ऐसा हो सकता है। सो ऐसे ही अमेरिका को भी पता चल गया कि सोवियत संघ उसके खिलाफ किस तरह की साजिश कर रहा है, जिसके बाद दोनों के बीच परमाणु युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। परंतु दोनों देशों के नेताओं को इससे होने वाली क्षति का अनुमान था। उनको पता था कि अगर ये देशों के बीच युद्ध होता है तो क्षति दोनों देशों को होगी, दोनों देशों को इसका नुकसान होगा। सो परमाणु हथियारों की तैनाती की खबर मिलते ही जॉन एफ कैनेडी ने निकिता क्रुश्चेव को क्यूबा से मिसाइल हटाने तथा उन्होंने मिसाइल हटाने के लिए चेतावनी दे दी। मतलब कि जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ने निकिता क्रुश्चेव यानी कि सोवियत संघ के नेता को यह चेतावनी दी कि वो क्यूबा से अपने मिसाइलों को हटा ले, अन्यथा इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने अपने जंगी बेड़े यानी जो उनकी शिप्स थी उनको आगे करके सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया, जो कि वो क्यूबा की तरफ भेज रहे थे मिसाइल्स वगैरह लेके, ताकि वो वहाँ पे अपने सैनिक अड्डे का निर्माण कर सके। यह जो पूरी घटना थी इसको हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। दोनों देशों के बीच इस संघर्ष में अधिकांश जो मतभेद था वो विचारधाराओं का ही था। ठीक है, पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा था और सबको इसमें बहुत ही चिंता थी, क्योंकि कोई भी तृतीय विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहता था। ठीक है, टकराव इस कदर भयानक हो गया था, इसका परिणाम युद्ध ही होता और वो कोई साधारण युद्ध नहीं होता, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी हम लोगों ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होते हुए देखा था और उसका असर किस तरह से जापान पे हुआ था और आज भी उसका असर दिखता है, ये हम सबको पता है। इसलिए दोनों गुटों के नेताओं ने अपनी समझदारी दिखाई और उन्होंने युद्ध को टालने का निर्णय ले लिया। और जब ये खबर बाकी विश्व के देशों को लगी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शांति मिली और उनको जो खुशी का अनुभव हुआ वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उनको कितनी खुशी हुई थी इससे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो इस बार शायद दुनिया बचती ही नहीं, पॉसिबिलिटीज़ यही होती। सोवियत संघ ने अपने जहाज़ों को वापस लेने का आदेश दिया और इस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट थम गया। कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको मैं समझ सकती हूँ हर किसी को नाम और डेट्स याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं भी उनमें से हूँ जिन्हें नाम और डेट्स याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो। परमाणु हथियारों की तैनाती 1962 में की गई थी।
अमेरिकी भूभाग के लगभग 2 गुने इलाके को इस परमाणु तैनाती से खतरा था। वैचारिक मतभेद तथा जंग की स्थिति उत्पन्न हुई थी और शीत युद्ध का यह चरम बिंदु था। अगर ये 5 पॉइंट आपको, ये 5-6 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये आप अपने दिमाग में अगर याद रखते हैं, आपको ये 5-6 पॉइंट याद रहते हैं, तो इजीली आप एग्जाम के टाइम पे इन पॉइंट्स को यूज करके अपना आंसर बिल्ड कर सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट से के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, यानी कि जो हमारी विश्व राजनीति है इसका महत्वपूर्ण पड़ाव था द्वितीय विश्व युद्ध। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा कि आप वीडियो के साथ बने रहे और पूरी वीडियो देखें, बिकॉज मैंने कोशिश की है पूरे चैप्टर को कवर करने की और आपको हर पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करने की, सो दैट आपको एग्जाम्स के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। सन 1945 में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, जो कि समाप्त हुआ 1945 में। सॉरी फॉर द मिस्टेक, सन 1945 में मित्र और धुरी राष्ट्रों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, परंतु एक नए युद्ध की शुरुआत हुई जो कि शीत युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। मीन्स एक नई वॉर स्टार्ट हुई, एक न्यू बैटल स्टार्ट हो गया कॉल्ड कोल्ड वॉर। ओके, यह युद्ध पूर्ण रूप से शस्त्रों से नहीं लड़ा गया, जबकि यह एक वैचारिक मतभेद, विचारों के बीच संघर्ष था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात 2 महाशक्तियां उभर के आई, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका। दोनों ही देश एक अलग अलग आइडियोलॉजीज को, डिफरेंट विचारधाराओं को फॉलो करते थे। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था, वहीं सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को मानता था। तो दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर थी और अपनी आइडियोलॉजी को सुप्रीम, यानी कि सबसे बड़ा दिखाने की ये होड़ थी। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध से अभिप्राय 2 राज्यों यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनावपूर्ण, भय और ईर्ष्या पर आधारित है। मीन्स राइवलरी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी। दोनों गुटों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए फाइट थी। ऑब्वियसली हम फ्रेंड्स में भी अगर किसी की भी लड़ाई होती है तो हर लड़ाई में वो क्या करते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो शीत युद्ध के टाइम पे भी ये दोनों देश यही करने की कोशिश कर रहे थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखा के और खुद को दूसरे से ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, दोनों ही देशों ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने लगे। आइडियोलॉजी अलग थी और मैंने बता दिया किस तरह से वो इस तरह से अपनी अपनी आइडियोलॉजी को सुप्रीम बताना चाहते थे। ठीक है, दोनों ने क्या किया, गठबंधन बनाने शुरू किए, एक दूसरे के अगेंस्ट जासूसी शुरू की, छोटे छोटे देशों को आर्थिक और वित्तीय सहायता देके उनको अपने खेमे में शामिल करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी पावर जो है बढ़ सके, इंक्रीज हो जाए उनकी पावर। ठीक है, विचारों का जो यह संघर्ष था, इसी को हमने शीत युद्ध के नाम से हम जानते हैं, यानी कि कोल्ड वॉर, जो पूरी तरह से एक रक्त रंजित युद्ध नहीं था। मींस ब्लड क्या वॉर की जब हम बात करते हैं हमारे दिमाग एक ही इमेज आती है, गोलियां चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, तोप आ रही है, इस तरह से हमारे माइंड में वॉर की एक इमेज आती है। ये वॉर ऐसी नहीं थी, इस वॉर में कुछ डिफरेंट था। इस वॉर में आइडियोलॉजिकल वॉर थी, वैचारिक मतभेद होता है ना कि अरे इसने ऐसा किया मैं इसे देख लूंगा, मतलब ऐसा होता है ना, लड़ाई के लिए धमकी, देख लूंगा तुझे, ऐसा वाला सीन था कि मैं तुझे देख लूंगा, आई विल शो यू कि मैं क्या हूं। बट वो लड़ाई नहीं करते। बिग बॉस में देखा होगा आपने, बिग बॉस में किस तरह से होता था, हाँ देख लूंगा तुझे, बट लड़ते नहीं थे, मारते नहीं थे एक दूसरे को। तो इस तरह का युद्ध नहीं था ये। ठीक है, बट रियल वॉर से कुछ कम भी नहीं था फ्रेंड्स। ये मतलब कि वॉर नहीं था, बट ये वॉर से कम भी नहीं था, उससे भी वर्स था। एक बार लड़ाई हुई, कुछ लोग मरे, घायल हुए, और कुछ टाइम तक उसके प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस में और उससे उबर भी जाते।
वो एक बार को समझ में आता है कि पेन ने हमें एक बार अटैक किया और वो खत्म। बट 1945 से लेके 1991 तक का जो ये टाइम था, पूरे टाइम किसी भी वक्त युद्ध का खतरा। मतलब एक इतने लंबे समय तक आपके सर पे युद्ध का साया है, युद्ध कभी भी हो सकता है, ऐसा डर 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 में जीना। एक बार मरने से बेटर, मतलब डर डर में जीने से बेटर है हम एक बार ही मर जाएं, क्योंकि डर डर के तो हम रोज मर रहे हैं ना, एक बार मरेंगे किस्सा ही खत्म। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का था। शीत युद्ध का दौर 1945 से 90 तक चला, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसमें आगे क्या हुआ, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। मैंने बता ही दिया था कि दो आइडियोलॉजीज थी, तो ऑब्वियसली अब दो लोगों की लड़ाई होगी, तो उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो जाएंगे। ठीक है, दोनों महाशक्तियां विश्व के भिन्न भिन्न भागों को अपने प्रभुत्व में लेने शुरू कर दिया, मतलब कि दोनों ने अपने अपने गुट बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, और अन्य देशों के पास एक ही ऑप्शन था। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे दो बिगेस्ट पावरफुल कंट्रीज हैं, दोनों के बीच में बैटल है, और आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, सेफ करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन आता है, या तो आप इसकी साइड हो जाओ या तो आप उसकी साइड हो जाओ। तो आपको दोनों में से किसी एक को तो चूज करना ही पड़ेगा। सो बाकी की कंट्रीज ने भी यही किया। कुछ ने सोवियत की विचारधारा को अपनाया, यानी कि सोवियत संघ की विचारधारा को अपनाया, कुछ ने अमेरिका की विचारधारा को अपनाया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली खुद को सिक्योर करने के लिए क्या नहीं करेंगे, मरता क्या ना करता, बचने के लिए कुछ तो करना है ना फ्रेंड्स, तो उन्होंने यही किया। छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने संबंधों का प्रयोग निजी हितों में किया, मतलब मतलब कि खुद की फायदे के लिए, सेल्फ बेनिफिट के लिए यूज किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों से सुरक्षा का वायदा मिला, मतलब अपनी जो नेबरहुड कंट्रीज थी जिनसे इनकी राइवलरी थी, दुश्मनी थी, उनसे सेफ्टी मिली, हथियार मिले, फाइनेंशियल हेल्प मिली। तो ऑब्वियसली बात है, इतना सब कुछ मिल रहा है, सिक्योरिटी आपको मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी अम्ब्रेला में जाओगे ही। ठीक है, इन देशों की अपनी अपने पड़ोसी देशों या अपने कॉम्पिटिटर्स से भी वॉर थी। ठीक है, यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। अब जो ये डिवीजन स्टार्ट हुआ, पहले यूरोप से इसकी शुरुआत हुई। पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने अमेरिका के पक्ष में जाने का निर्णय ले लिया, और पूर्वी यूरोप ने सोवियत संघ में जाने का निर्णय लिया। तो इसे पूर्वी और पश्चिमी गठबंधन का भी नाम दिया गया, मींस ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम की लड़ाई। पश्चिमी गठबंधन ने खुद को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल हुए। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों में से किसी भी एक पर अगर आक्रमण होता है तो संगठन में शामिल सभी देशों को यह आक्रमण अपने ऊपर लगेगा, मींस कि यह आक्रमण हमारे ऊपर हुआ है और एक दूसरे की हर प्रकार से सहायता करेंगे। ऑब्वियसली अगर हम कोई पैक्ट बनाते हैं, आपका भी फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, आप ग्रुप बनाते हो, अगर कोई एक को कोई बोलता है तो बोले अरे तूने मेरे फ्रेंड को कैसे बोला, तूने मेरे फ्रेंड को बोला कैसे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो सेम इनके साथ भी था, अगर इनके फ्रेंडली कंट्री को किसी ने कुछ किया तो ये सारे लड़ने मरने को तैयार हो जाते। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना गया। इसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। वार्सा संधि का गठन 1955 में किया गया। महत्वपूर्ण लक्ष्य नाटो में शामिल देशों से मुकाबला करना था, मतलब कि यूरोप में का जो पार्ट अमेरिका साइड से है उनसे बैटल करना, उनसे लड़ना। महाशक्तियों को अपना वोट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, दोनों महाशक्ति वोट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टेक है, मैं भी खुद सोच में पड़ गई कि ये वोट कहाँ से आ गया यहाँ पे, इलेक्शंस की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, सो प्लीज इग्नोर दैट। दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों
और अपने स्थायी सेना के दम पर बहुत शक्तिशाली थी, इतनी पावरफुल थी कि एशिया और अफ्रीका, यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश देशों को भी लाइक कॉम्पीट कर सकती थी, बीट कर सकती थी, उनको हरा सकती थी। पर उन्हें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि छोटे देशों से भी उनको बहुत सारी हेल्प मिलती है। कभी भी किसी तिनके को कम नहीं समझना चाहिए। जब तक जमीन पे है तब तक वो तिनका है, अगर आंख में पड़ गया तो आपको परेशान कर देता है। तो छोटे से छोटे जो चीज़ है, छोटे से छोटा इंसान है, हर किसी की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। उसी तरह इन छोटे देशों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। पहला, प्रमुख संसाधन जैसे तेल और खनिज की पूर्ति। आपको भी पता है गल्फ कंट्रीज हैं और भी बहुत सारी जगह हैं जिनमें हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है, ठीक है। यानी कि खनिज पदार्थ, खनिज लवण, ये सारी पेट्रोलियम, इन सब चीज़ों की हेल्प मिलती है उनको। महत्वपूर्ण इलाके, ताकि यहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके। ऑब्वियसली उनको भी अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन सब चीज़ के लिए एक बेटर रास्ते की और एक अच्छी जगह की आवश्यकता है, तो उसके लिए उसे यूज़ कर सकते थे। सैन्य ठिकाने जहां वो महाशक्तियां एक दूसरे पर जासूसी करा सकें। अब ऑब्वियसली अगर अमेरिका जो है उसका रशिया के पास का कोई कंट्री उसके नेबरहुड में आता है, उसके हेल्प करता है, तो वो इजीली यूएसएसआर पे यानी कि सोवियत संघ पे जासूसी कर सकता है। एंड क्यूबा एक अच्छा एग्जाम्पल है कि यूएसएसआर किस अमेरिका पे जासूसी कर सकता है। तो एग्जाम्पल यही है कि वो जासूसी करने में एक दूसरे उसकी हेल्प ले सकते थे, ठीक है। आर्थिक सहायता, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे देश सैन्य खर्चे का वहन करने में मददगार थे। मींस कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो छोटी तो थी बट फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी, जो हेल्प कर सकती थी उन कंट्रीज को किसी ना किसी तरह से। ऑब्वियसली अमेरिका एंड यूएसएसआर जितना उस समय वो शायद उनके पास ना भी हो, पर इतना तो था कि दे आर केपेबल इनफ। ओके, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सैन्य संगठन। मैंने आपको बताया ही था कि लाइक वॉर सिचुएशन आई तो कुछ गुट भी बने। तो एक गुट है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, CHO, 1954 में इसका गठन हुआ। केंद्रीय संधि संगठन सेंटो, 1955 में इसका गठन हुआ। वार्सा संधि 1955। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो 1955। शीत युद्ध के दायरे, ऑब्वियसली शीत युद्ध हुआ तो इसका कुछ हद तक असर हुआ होगा, तो इसके दायरे क्या थे हम ये जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व युद्ध के खतरे से बचा रहा। सेकंड, दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जो है जारी नहीं रह पाया, जिसके कारण दोनों के बीच गलतफहमियां भी हुई। मींस आपको भी पता है आप दो फ्रेंड्स की अगर लड़ाई भी होती है तो अगर आप बात नहीं करोगे तो वो लड़ाई की सिचुएशन और बढ़ती जाएगी। मींस मान लो अगर किसी ने आपसे आके कह दिया अरे तुम्हें पता है तुम्हारे लिए इसने ये बोला, तो आप तो उससे बात कर नहीं रहे हो, एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहे हो, क्लियर आउट नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा और आप दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ जाएंगी, ठीक है। सो उन्होंने आपस में कभी बात करने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे या बात नहीं हो पा रही थी, तो उनके मतभेद में बढ़ते जा रहे थे। नेक्स्ट, शीत युद्ध के संघर्ष और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। मीन्स कि शीत युद्ध के जो भी संकट था या इसका जो भी असर था उसको कम करने में कुछ लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, इंपॉर्टेंट रोल था। एग्जाम्पल के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में ब्रीफ में हम पढ़ेंगे। इन्होंने शीत युद्ध को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं में से बहुत ही महत्वपूर्ण जो नेता थे महत्वपूर्ण जो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य हो रहे युद्ध को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया था, यानी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्गो संकट के समय संयुक्त राष्ट्र संघ
के महासचिव की भूमिका सराहनीय थी। महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध का अंत अति आवश्यक है, मतलब युद्ध को अब समाप्त कर देना चाहिए। शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी, मतलब दोनों का कंपटीशन नहीं खत्म हुआ था, एक दूसरे के प्रति दोनों को शंका थी, दोनों के बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट थी, तो उन्होंने अपना अपने को आम से मजबूत करना शुरू कर दिया, हथियार अपने पास रखे और युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, क्योंकि वो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते थे किसी के ऊपर भी। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने पर मार्मिक और अन्य हथियारों को घटाने का या समाप्त करने का निर्णय लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो भी हथियार थे, जो भी वेपन्स थे, अब उनको कम करने का या खत्म करने का निर्णय लिया। ऑब्वियसली कब तक लड़ते, एक पॉइंट आता है हर कोई लड़ाई करके थक जाता है। ठीक है, तो दोनों महाशक्तियों ने यह निर्णय लिया कि वो अब अस्त्रों पे शस्त्रों पे नियंत्रण लाएंगे और हथियारों के कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा पे उसको कम करके बैलेंस क्रिएट करेंगे। इसकी पहल 1960 के दशक में हुई। एक दशक के अंत इसकी पहल 1960 के दशक में हुई। एक दशक के अंदर दोनों देशों ने 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, यह संधि इस प्रकार से है: परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। परमाणु अप्रसार संधि, ट्रीटी ऑफ नॉन proliferation of nuclear weapons। यार कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा छोड़ दो यार। इसकी पहल 1960 के दशक में शुरू हुई। एक दशक के अंदर दोनों देशों ने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किया। ये समझौते इस प्रकार से हैं: परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ओके, तो ये 3 ऐसी संधियां हुई जिसमें से न्यूक्लियर वेपन की जो वॉर थी उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने या बैलेंस क्रिएट करने का इन लोगों ने एफर्ट्स लगाए। नेक्स्ट टॉपिक, 2 ध्रुवीयता का अंत। मींस जो 2 गुट बने थे एंड जो 2 डिविजन्स में पूरी कंट्री डिवाइड हुई थी, उसका कहीं ना कहीं अब अंत हो गया। 1961 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 2 ध्रुवीयता का अंत हुआ और विश्व में एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभरकर सामने आया। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात साम्यवादी विचारधारा का भी अंत हो गया। पूंजीवादी विचारधारा का वर्चस्व पूरे विश्व पर कायम हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, हर फिल्म में एक हीरो होता है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध का हीरो था। ठीक है, होता है ना, मिडिल में एक हीरो की एंट्री होती है और जो सब कुछ सॉर्ट आउट कर देता है, उस तरह से हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन था। गुटनिरपेक्षता आंदोलन शीत युद्ध के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना था तथा आंदोलन में शामिल देशों की स्वतंत्रता को बरकरार रखना था। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का पालन करना नहीं है। मींस बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो अभी अभी आज़ाद हुई थी और वो दोबारा किसी के गुट में शामिल होकर गुलामी नहीं चाहती थी। दे वॉन्ट देयर फ्रीडम, दे वॉन्ट टू बी फ्री, दे वॉन्ट टू ग्रूम देयर सेल्फ। वो अपना विकास करना चाहती थी। इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि गुटनिरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति थी। मीन्स वो अलग थलग रहना चाहते थे या किसी के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते थे। वो अलग थे, वो वॉर में नहीं शामिल थे, बट
वो दूर से सही गलत का कौन सही है कौन गलत है, जहां पे जरूरत पड़ती थी वहां पे वो अपनी वॉइस रेज करते थे और वहां पे वो हस्तक्षेप करते थे। शीत युद्ध की वजह से पूरा विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बट गया था, जिसके कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई। विश्व का एक तीसरा खेमा, जो तीसरे खेमे की स्थापना हो गई। गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया, अर्थात वह दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के साथ साथ अपना आर्थिक विकास करने पर ध्यान दे सकते थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत युगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर ने की थी। तीनों ने सन 1956 में एक बैठक की, एक मीटिंग की, जिसमें इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने भी पार्टिसिपेट किया, इन्होंने भी भाग लिया। और ये जब पांचों नेताओं ने एक साथ एक आंदोलन की स्थापना की, एंड ये पांचों जो नेता थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो फर्स्ट मीटिंग था, इसका जो फर्स्ट सम्मेलन था वो 1961 बेलग्रेड में हुआ। इस सम्मेलन में 3 बातों पर जोर दिया गया। ऑब्वियसली किसी भी मीटिंग के कुछ एजेंडाज होते हैं, तो इन्होंने 3 एजेंडाज को लेकर काम शुरू किया, 3 एजेंडाज को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की। पहला, पांचों देशों के बीच सहयोग, मींस ये देश एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को फुल सपोर्ट करेंगे, ठीक है। शीत युद्ध का प्रसार और बढ़ते दायरे को रोकना, मतलब शीत युद्ध जो वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रही है, इसके दायरे को सीमित करना और ये जो फैल रहा है इसको कम करना और कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को रोकना था। आर्थिक विकास करना, जो नव स्वतंत्र देश थे इनका आर्थिक विकास करना और इसमें सहायता करना। ऑब्वियसली जब हाथ अलग अलग, लाइक हाथ की हमारी 5 उंगलियां हैं, ये अलग अलग है तो कोई इजीली इनको तोड़ सकता है, बट जब ये मुट्ठी बन जाते हैं तो बहुत स्ट्रांग है और ये किसी का भी मुंह तोड़ सकते हैं। आपने वो कहावत या वो एक स्टोरी तो सुनी ही होगी ना, अपने एक आदमी था जिसके 5 बेटे थे और पांचों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबको एक एक लकड़ी दी और बोला तोड़ो, और फिर उनको एक एक गट्ठर दिया 5-5 लकड़ियों का और बोला इसको तोड़ के दिखाओ। तो फिर उनके बच्चों को ये बात समझ में आई कि अलग अलग रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, एकता ही शक्ति है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी कुछ इसी तरह से चीजें करना चाहता था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ, ताकि ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आप एक अच्छा सा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। आप भूल भी जाते हैं अपना जो भी एग्जाम्पल याद किया है, तो आप इन पॉइंट्स की हेल्प से एक अच्छा सा प्यारा सा आंसर बिल्ड कर सकते हैं जो आपके एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ। नेक्स्ट, पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया। नेक्स्ट, 14वां सम्मेलन 2006 हवाना में हुआ, 116 सदस्यों ने भाग लिया, 15 पर्यवेक्षक देशों भी शामिल हुए, मतलब कि 116 उसके मेंबर्स थे और 15 लोगों ने एज लाइक ऑडियंस उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल स्वरूप सदस्य देशों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। इसका ये जो आइडियोलॉजी है ना, ये फ्यूचर में लास्ट में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी करूंगी इसका बेनिफिट क्या है, इसलिए इसके सटीक उद्देश्य की परिभाषा करना कठिन है। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध से खुद को दूर रखना चाहते थे तथा किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भारी आलोचना हुई, लेकिन आलोचकों का कहना, जो इसके आलोचक थे उनका यह कहना था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन देश जो भी मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन में देश शामिल हैं वो खुद को विश्व राजनीति से अलग रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सही नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो तटस्थता की नीति नहीं है, मतलब वो अच्छे बुरे में कंपैरिजन करके जरूरत पड़ने पे हस्तक्षेप करते थे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, समर्थकों का मानना यह था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यकता पड़ने पर युद्ध की स्थिति में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। हर चीज की पक्ष और विपक्ष होते हैं, तो वही गुटनिरपेक्षता का एक पक्ष और एक विपक्ष मैंने आपको बताया है। तो मध्यस्थता की भूमिका निभाता है तथा विश्व शांति में स्थापित करने में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गुटनिरपेक्ष देशों की शक्ति की जड़ उनकी पारस्परिक सहयोग और एकता में है। मैंने आपको बताया ही था कि लाइक जब मुट्ठी बंद होती है तो बहुत स्ट्रांग होती है, तो उसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है नव स्वतंत्र आर्थिक व्यवस्था। जो नई इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू लाइक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो था, अब मैं वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें गुटनिरपेक्ष देश सिर्फ शीत युद्ध के दौर में मध्यस्थता की ही भूमिका नहीं निभा रहे थे, बल्कि उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि वह अपना और जो भी नव स्वतंत्र देश हैं, यानी जो भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश हैं, उनका आर्थिक विकास कर सकें। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। अल्प विकसित मतलब कम विकसित। ठीक है, तो उनको अपना विकास करना था, तो उनका मेन मुद्दा यही था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करना था तथा अपनी जनता को गरीबी से मुक्त कराना चाहते थे। ठीक है, नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। ठीक है, जो नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन किया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रीटी एंड डेवलपमेंट, अंक्टाड के नाम से इसे हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसको टूवर्ड्स ऑन अ न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट कहा गया था। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव रखा गया था कि जो व्यापार प्रणाली है, ट्रेड कल्चर है, उसमें किस तरह से चेंजेस किया जाए जिसका बेनिफिट जो है वो स्मॉल कंट्रीज को भी हो। इस प्रस्ताव में सुधार के निम्न फायदे हुए। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ जिसका दोहन पश्चिमी देश कर रहे थे। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम के बाजारों तक हो गई थी। वह अपना सामान अब आसानी से आगे पश्चिम के बाजारों में बेच सकते थे। गरीब देशों के लिए एक फायदा था, मतलब वो उनको बेनिफिट मिलता। ऑब्वियसली वो फॉरेन ट्रेड करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मिलेगी। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत भी कम होगी। मीन्स कि जो भी देश अपने देशों में टेक्नोलॉजी मंगा रहे हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट से जो भी चीज़ें मंगा रहे हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो कम होता। लाइक पैसे अब कम लगते हैं, उनके रेट्स को कम किया सो दैट वो सब तक तकनीक पहुंच सके। ठीक है, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक हमारे जो अल्प विकसित देश थे वो भी पहुंच पा रहे थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से। आर्थिक मुद्दों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अब महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। उनका मोटो था जो भी कोल्ड वॉर चल रहा है या इन सब से बचना या किसी भी गुट में शामिल ना होना, बट अब उनको समझ में आया था नो, वी नीड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। उनको फाइनेंशियली भी स्टैब्लिश होना था। ठीक है, प्रथम सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दों पर जोर नहीं दिया गया, बट 1917 के दशक के मध्य में आर्थिक मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 70s का एरा एंड होते होते तक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। ठीक है, परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह के रूप में भी उभर गया। मीन्स फाइनेंशियली फाइनेंशियल मूवमेंट भी बोल सकते हैं अब, ये फाइनेंशियल मूवमेंट भी बन गया था स्मॉल कंट्रीज के लिए। सन 1980 के दशक के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास और व्यवस्था को स्थापित करने के प्रयास में ही कमी आ गई थी। ठीक है,
इसका कारण क्या था? लेकिन जो भी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर में वो लोग तेजी से काम कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई थी। ठीक है, विकसित देशों का विरोध, मतलब विकसित देश जो थे इसका विरोध कर रहे थे और वो उनका यह मानना था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ना अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ वो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है जो कि सही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, आप किसी से बेटर होने की कोशिश कर रहे हो, उनको आपसे जेलसी होगी और वो आपके अगेंस्ट रहेंगे। ठीक है, जबकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इस विरोध के मध्य अपनी एकता कायम रखने के प्रयास के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया अपनी एकता को बनाए रखने के लिए, और वो सफल भी हुए इसमें। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, भारत और शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के स्वरूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। प्रथम स्तर, भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों के खेमों से दूर रखा। दूसरा, भारत ने उपनिवेशकों के चुंगल से खुद को मुक्त रखा और 9 स्वतंत्र महाशक्तियों में शामिल होने का पुरजोर विरोध किया। मीन्स खुद को दोनों पावरफुल कंट्रीज से दूर रखा और जो नए कंट्रीज थे, जो नव स्वतंत्र देश थे, उनको भी किसी खेमे में शामिल नहीं होने दिया उन्होंने। भारत की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत प्रयास जो है भारत का, यानी भारत का क्या प्रयास है कि वह शीत युद्ध के मतभेदों को कम कर सके। ठीक है, विश्व में शांति की स्थापना कर सके, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करके और इसके जो भी बैड एस्पेक्ट्स हैं इसको कम कर सके। ठीक है, भारत ने क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में सदैव रहा है भारत, और भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को भी कम करने की कोशिश की है। इस तरह से उसने मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका, और 1950 के दशक में कोरियाई जो युद्ध था, यानी कोरिया का जो युद्ध था, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि भारत ने किस तरह से अपनी मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्षता में भारत से बहुत से लोग सहमत नहीं थे। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में जो भारत से बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट थे, उनका यह मानना था कि गुटनिरपेक्षता एक आदर्श है, लेकिन यह भारत का वास्तविक आदर्श नहीं है। मतलब गुटनिरपेक्षता आंदोलन की जो सोच है वह एक उदार आदर्श है, लेकिन ये भारत की सोच नहीं है। भारत इस गुटनिरपेक्षता आंदोलन के आड़ में अपने पर्सनल जो उसके बेनिफिट्स हैं उसको पूरा करना चाहता है, स्वार्थों की सिद्धि करना चाहता है। जो आलोचक थे वो इसके भारत के अगेंस्ट क्या सोचते थे ये बता देती हूँ। आलोचकों का मानना यह था कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, इसका कोई अपना सिद्धांत नहीं है। वे यह कहते हैं कि भारत ने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के उद्देश्य से ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से खुद को दूर रखा है। ठीक है, और वो किसी भी पक्ष में भाग नहीं लेता है। ठीक है, आलोचकों का यह भी मानना है कि भारत के व्यवहार में स्थायित्व नहीं है, मतलब कि जो भारत की आइडियोलॉजी है फिक्स नहीं है, इधर उधर मूव होती रहती है, फ्लेक्सिबल नहीं है। एक्सप्लेनेशन में आप समझ जाएंगे। कई मामलों में भारत की ऐसी स्थिति विरोधाभासी रही है। महाशक्तियों के गुटों से जुड़ने वाले देशों की आलोचना करने वाले भारत ने खुद 1971 में अगस्त में सोवियत संघ से मित्रता की संधि कर ली। मीन्स उनका कहना यह है कि जो भारत खुद सबको दूसरों किसी भी गुट में शामिल होने से रोक रहा है, उसने क्या किया? यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया। मीन्स वो एक बैंगन की तरह डोल रहा है, उसकी फिक्स आइडियोलॉजी नहीं है। खुद तो दूसरों को मना कर रहा है कि तुम ये मत करो, और खुद ने जाके फ्रेंडशिप कर ली। उनको ऐसा लगता है कि भारत ने जो मित्रता की संधि की थी उससे भारत जो है सोवियत रूस के खेमे में शामिल हो गया है। ठीक है,
बट भारत का क्या दृष्टिकोण था इसमें? भारत की जो सरकार थी वह बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनीतिक और सैन्य सहायता की आवश्यकता थी। यह संधि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से रोकती रही। ठीक है, सो जो उसने ट्रीटी साइन कर ली थी अपनी फाइनेंशियल हेल्प के लिए बांग्लादेश के साथ, जो भी उसका रिज था उसकी वजह से, तो अब अदर कंट्रीज को क्या होता है, अब उस पर भारत पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि भारत तो कभी भी फ्लिप कर जाएगा, भारत कभी भी बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या फायदे हुए? गुटनिरपेक्षता आंदोलन से भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जिससे उसके हितों की पूर्ति हुई। उसे नव स्वतंत्र देशों का समर्थन प्राप्त हुआ तथा विश्व राजनीति में उसका एक नया आयाम स्थापित हुआ, उसे एक नया आयाम मिला। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण भारत में ऐसी स्थिति में आ गया, मतलब भारत की ऐसी स्थिति थी जिससे वह किसी भी महाशक्ति से उसे कोई भी खतरा नहीं था। वह एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाती तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आ जाता, मतलब एक उसके अगेंस्ट है तो एक उसके सपोर्ट में रहता। भारत एक ऐसी कंडीशन में था, भारत ने किसी के साथ भी इतने रिलेशंस खराब नहीं किए थे। उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में भारत ने अपना जो भी रोल था वो निभाया था, उनकी कूटनीति अच्छी थी। भारत को अगर ऐसा फील होता, महसूस होता कि कोई भी महाशक्ति उसकी अनदेखी कर रहा है, कोई उसे इग्नोर कर रहा है, उसे कम समझने की कोशिश कर रहा है या उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो वो दूसरी महाशक्ति की ओर अपना फ्रेंडली नेचर या फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा लेता या दूसरे की साइड की तरफ वो चला जाता। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की वजह से भारत को लेकर कोई भी घटना या कोई भी भारत को कोई भी हल्के में नहीं लेता था। भारत का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी एंड भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री की तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था पूरे वर्ल्ड में खुद को। ठीक है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन का महत्व और प्रासंगिकता, इससे रिगार्डिंग हर साल एक क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता है या नहीं है, उसकी अभी भी इम्पोर्टेंस है या नहीं है, और सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा शीत युद्ध के असर को कम करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति को पूर्ण रूप से नियंत्रण करने में सहयोग किया है। गुटनिरपेक्षता के कुछ आधारभूत मूल्य और विचार इस बात पे टिके हैं कि उपनिवेशक की स्थिति से आज़ाद हुए नव स्वतंत्र देश इस प्रकार से आपस में जुड़े रहें और एक सशक्त ताकत के रूप में उभर कर सामने आए। गुटनिरपेक्षता निर्धन और विश्व के बहुत से छोटे देशों को किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने से रोकती है, मतलब किसी भी महाशक्ति का पपेट बनने से रोकती है। वो कभी नहीं चाहती है कि वो किसी भी महाशक्ति का पपेट बन जाए। ठीक है, यह धारणा उनके मन में जगाती है कि वह इनकेपेबल है, साथ में मिलके रहेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन सकते हैं। ठीक है, यह देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकते हैं। यह आंदोलन वर्तमान असमानताओं को मिटाने के दृढ़ संकल्प पर टिका हुआ है। जो भी इनइक्वालिटीज हैं वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में, उसको मिटाना चाहता है गुटनिरपेक्षता आंदोलन। ठीक है, मीन्स इक्वल बैलेंस लाना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वास्तव में यह विचारधारा स्वयं में मौलिक है, मीन्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी है। क्यों कंपटीशन हो, क्यों भेदभाव हो, ऑल आर इक्वल, सब अगर अपने अपने देश में अपने हितों के लिए काम करें, कोई किसी के अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग नहीं करता है, तो दिस इज वेरी गुड फॉर एवरीवन, सबके हितों के लिए है। तो जो गुटनिरपेक्षता की नीति है इसी मौलिकता पर आधारित है। ठीक है, शीत युद्ध समाप्ति के बाद भी गुटनिरपेक्षता आंदोलन की प्रासंगिकता को उजागर करता है। उसकी जो ये आइडियोलॉजी है ये बताती है कि आज भी
जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज भी वर्ल्ड की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है, बहुत अलग अलग हैं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हर तरह से फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सोशल डिस्क्रिमिनेशंस हैं अभी भी वर्ल्ड में। तो इसकी प्रासंगिकता अब भी है, गुटनिरपेक्षता आज के समय में भी प्रासंगिक है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट आपके इस पूरे चैप्टर के हर टॉपिक को कवर किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैंने पूरी कोशिश की है, एंड आई नो आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। हमारे चैनल का उद्देश्य ये है कि हम आपकी हेल्प करें और आपको एग्जाम्स के लिए तैयार करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। थैंक यू सो मच। आप लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहे एंड स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू।